जो कंपनी एक्सपोर्ट करती है दैट बेनिफिट्स फ्रॉम डिवैल्यूएशन। बट उसके अलावा हमारी एनर्जी चेन में कंपनीज हैं, उनकी भी जो प्राइसिंग है या जो उनके प्रॉफिट्स हैं दे आर लिंक्ड टू द डॉलर। उसके अलावा भी आप जितनी भी कंपनीज उठा के देखें पाकिस्तान में, अगर वो किसी इंडस्ट्री में अपना काम करते हैं, देयर मशीनरी इज ऑलवेज इम्पोर्टेड। पाकिस्तान में जितनी भी प्लांट लगता है, मशीनरी लगती है, दैट इज ऑलवेज डिनोमिनेटेड इन डॉलर्स। उसकी प्राइस जो है पाकिस्तान सेट नहीं करता, बाहर की जो कंपनी जो मशीनरी बना रही होती है दे सेट द प्राइस। तो जब भी फ्यूचर में थोड़ा रिकवरी होती है एंड द इंडस्ट्री इज लुकिंग टू एक्सपैंड, दे ऑलवेज थिंक कि नया प्लांट कितने का है, एंड द ओल्ड प्लांट विच वाज इंस्टॉल्ड एट अ चीपर डॉलर रेट, it more or less comes back to that value in dollar terms. This is more from the business point of view. How can devaluation benefit a business? A good investment, a good business can be a bad investment. अगर कोई कंपनी जिसके प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है बट उसकी प्राइस किसी वजह से बहुत हाई है, दैट कैन बी अ बैड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, हर ऑलमोस्ट एवरी कंट्री में ना 4 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है। एक होता है रियल एस्टेट, एक होता है फिक्स्ड इनकम, जिसमें आप बैंक में भी पैसे रख सकते हैं या फिर आप कोई गवर्नमेंट का बॉन्ड भी खरीद सकते हैं, ये सेकंड एवेन्यू होता है। थर्ड इज स्टॉक्स, स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, विच इज बेसिकली इन्वेस्टिंग इन बिजनेसेस। और फोर्थ होता है कि आप करेंसी खरीद लें, कोई और फॉरेन करेंसी खरीद लें। ये जो स्टॉक मार्केट है दैट इज मिस्टर मार्केट। वो रोज आपके पास आएगा एक ऑफर लेके कि आज ये प्राइस है, आप इस प्राइस पे मुझे सेल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। वो रोज ये ऑफर लेकर आएगा, बट इट कैन नेवर फोर्स यू टू ट्रेड। मैं इसमें लोगों को हमेशा एडवाइस करता हूँ कि ऑलवेज इन्वेस्ट इन कंपनीज जिस इंडस्ट्री में आप काम करें। अगर जैसे बहुत सारे लोग पावर सेक्टर में काम कर रहे थे, उनको अंडरस्टैंडिंग होती है ऑलरेडी 70% कि इसके बिजनेसेस का क्या मॉडल है, उसमें अगर आप इन्वेस्ट तो आपके चांसेस और रिस्क जो है वो काफी कम हो जाते हैं। Hello and welcome to another episode of Time Slow Podcast. Today we are pleased to have Mr. Abdul Rehman with us. Mr. Abdul Rehman is an investor, investor into stocks and economist. We are pleased to have him on our show. How are you doing, Mr. Abdul Rehman? I'm really good. Thank you for having me, and I look Thank you so forward much to this. for your time. Thank you so much for your time. अच्छा, Abdul Rehman, हम ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे बात करेंगे। तो पहले तो थोड़ा बहुत अपना बैकग्राउंड बताएं फॉर आवर ऑडियंस। Okay. So I graduated from University of Warwick. I did BSc Economics, और उसके बाद 2-3 years मैंने अपने फैमिली बिजनेस में स्पेंड किए। That was related to steel and construction, but I think there was always a passion inside me of investment. In those years, I used to read books from famous investors, Warren Buffett, Peter Lynch, and from 2019 onwards, I've been investing in Pakistan Stock Exchange, and mashallah, it has been going really well. My personal investment style is more towards value investing, जिसमें आप पूरे बिजनेस को समझ के और एक तरह से कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, and you are becoming a part owner in that company. So you try to understand the business as much as the owner does. अच्छा, ये दैट्स इंटरेस्टिंग। तो अच्छा, ये बताएं अब्दुल रहमान के जो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन है, जिस तरह की इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं, उसमें मैं अक्सर भी ये बात करता रहता हूँ कि और दिस इज द टॉक ऑफ द टाउन के बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, वो पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं। और मैं आई हैव अ फ्यू एग्जांपल्स जो कि मैंने खुद भी देखी हैं, पर्सनल कुछ उसमें मेंबर्स में से फैमिली मेंबर्स हैं जो कि चले गए बाहर, और हम वी आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग एट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में रहते हुए क्या आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि आपने देखी हैं कि यू आर स्टिल स्टेइंग इन पाकिस्तान बीइंग एन इन्वेस्टर योरसेल्फ? नहीं, डेफिनेटली टाइम्स आर टफ, एंड जिस तरह की लास्ट 2-3 years में इन्फ्लेशन रही है, मतलब आवर रुपी इज कॉन्स्टेंटली लूजिंग इट्स वैल्यू, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसमें कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढें, अदरवाइज हमारी जो सेविंग्स है उनकी वैल्यू जो है कॉन्स्टेंटली लूज हो रही है। पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री थोड़ी देखें तो वी हैव बीन अ बूम एंड बस्ट इकोनॉमी फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 75 years। हमारे 3-4 साल अच्छे होते हैं, देन वी गो इनटू प्रॉब्लमेटिक पीरियड जिसमें हम सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट
मैं जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, सो देयर इट इज़ वेरी वोलेटाइल इन टर्म्स ऑफ 3-4 साल बहुत अच्छे होंगे, देन 3-4 साल बहुत बुरे होंगे। But if you look at the longer term, the returns are really good. So that is my motivation and my personal passion as well. Okay, by investing in businesses which are doing really well, you can make a handsome return on your investment. अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज में आप ने काम किया, तो स्टॉक एक्सचेंज तो आपकी डायरेक्ट जो आपकी पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है, इंटरनल स्टेबिलिटी है, और वो उस पे डायरेक्टली डिपेंड करती है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा होता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम अक्सर सुनते रहते हैं कि आपका जो रुपी है वो डीवैल्यू हो रहा है और स्टॉक्स में पॉइंट्स इतने गिर गए, तो व्हाट्स एग्जैक्टली दैट फॉर अ लेमैन, और उसकी क्या रीजंस होती हैं, वो व्हाट्स इनटू प्ले जो कि उन स्टॉक्स के पॉइंट्स को डाउन कर रहा होता है या अप कर रहा होता है? अच्छा, जनरली अक्रॉस द वर्ल्ड जो स्टॉक मार्केट होते हैं इट इज फॉरवर्ड लुकिंग। एक कंपनी की भी अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि उसकी वैल्यू क्या है, दैट इज द वैल्यू ऑफ इट्स फ्यूचर प्रॉफिट्स। वो फ्यूचर में जितने भी प्रॉफिट्स बनाएगी, इट्स करंट प्राइस विल बी मोर और लेस दैट। तो जब भी थोड़ा आउटलुक नेगेटिव होता है, स्टॉक प्राइसेस जो है वो कम हो जाती हैं। पीपल आर नॉट कॉन्फिडेंट कि ये कंपनीज जो हैं ये फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेंगी। सिमिलरली विद पाकिस्तान एज वेल, अब जैसे आजकल पाकिस्तान के हालात इतने ठीक नहीं है, हमें नेक्स्ट 3 ईयर्स में कोई $50 बिलियन की रीपेमेंट्स करनी है, और हमारे इम्पोर्ट्स जो हैं आर मच ग्रेटर देन आर एक्सपोर्ट्स एंड रेमिटेंसेस। तो देन इसी वजह से हमारी करेंसी काफ़ी डिवैल्यू हो रही है। उसके इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे भी आते हैं। बट जैसे मैंने कहा कि इफ़ यू एनालाइज द बिजनेस इन डिटेल, पाकिस्तान में 50% कंपनीज ऐसी हैं विच इन द लॉन्गर टर्म एक्चुअली बेनिफिट फ्रॉम डिवैल्यूएशन। इसमें बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि एक्सपोर्ट करती हैं, या वो जो प्रोडक्ट बनाती हैं उसकी प्राइस जो है वो डॉलर्स में डिनोमिनेटेड होती है। सो एक शॉर्ट टर्म में एक इम्पैक्ट तो आता है प्राइसेस पे, बट इफ़ यू लुक मोर ऑन द बिजनेस परफॉर्मेंस देन द स्टॉक प्राइसेस, you will see that the companies in Pakistan are very resilient, and they have the ability to bounce back from difficult times and perform well and give good returns to their shareholders as well. अच्छा, वो उसमें से मतलब कि ये जो डिवैल्यूएशन या ये सारा कुछ इंस्टेबिलिटी है उसमें से भी कंपनीज प्रॉफिट बना सकती हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग। ये मुझे ये अभी एक नई चीज मतलब पता चली है। अगर आप बिल्कुल ऑब्वियसली सोचें तो जो जो कंपनी एक्सपोर्ट करती है दैट बेनिफिट्स फ्रॉम डिवैल्यूएशन, बट उसके अलावा हम्म। हमारी जितनी एनर्जी चेन में कंपनीज हैं उनकी भी जो प्राइसिंग है या जो उनके प्रॉफिट्स हैं दे आर लिंक टू द डॉलर। उसके अलावा भी आप जितनी भी कंपनीज उठा के देखें पाकिस्तान में, अगर वो किसी इंडस्ट्री में अपना काम करते हैं, देयर मशीनरी इज ऑलवेज इम्पोर्टेड। पाकिस्तान में जितनी भी प्लांट लगता है, मशीनरी लगती है, दैट इज ऑलवेज डिनोमिनेटेड इन डॉलर्स। उसकी प्राइस जो है पाकिस्तान सेट नहीं करता। बाहर की जो कंपनी जो मशीनरी बना रही होती है दे सेट द प्राइस। तो जब भी हम्म। फ्यूचर में थोड़ा रिकवरी होती है एंड द इंडस्ट्री इज लुकिंग टू एक्सपैंड, दे ऑलवेज थिंक के नया प्लांट कितने का है, and the old plant which was installed at a cheaper dollar rate, it more or less comes back to that value in dollar terms. This is from more from the business point of view कि how can devaluation benefit a business. But अगर आप डेटा भी देखें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो रिटर्न्स हैं even in dollar terms have been very comparable to the US market in the longer term. हम्म। अच्छा, जो जो स्टॉक्स होते हैं, आप लोग स्टॉक्स जिस तरह से बाय करते हैं, तो आप लोग आर यू लुकिंग एट द ग्राफ्स, या किस तरह से आप उन चीजों को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, या आपके पास जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं, जो डेटा होता है, वो आप लोगों को मतलब वो किस तरह से आप लोग इवैल्यूएशन सारी कर रहे होते हैं? I think there is a whole breed of people who do technical analysis, और जो ज़्यादातर youngsters जो आजकल invest करते हैं they are more or less inclined towards following the graphs और seeing के price ऊपर जा रही है तो we should invest. That is a good way of investing, and I think most of the people जो नए आते हैं वो इसमें इसलिए चले जाते हैं because it is easy to learn. आप 2-3 महीने में एक कोर्स करके यू कैन स्टार्ट एनालाइजिंग प्राइसेस एंड इन्वेस्ट ऑन दैट बेसिस। मेरा जो इन्वेस्टिंग स्टाइल है दैट इज मोर ओल्ड फैशन कह लें आप, या मोर इन टर्म्स ऑफ आई थिंक हाउ द बिजनेस इज परफॉर्मिंग। तो इसमें अच्छा। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। इन द लास्ट 4 years मतलब आई हैव बीन डूइंग दिस फुल टाइम, और इसके बाद भी अभी भी कुछ इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान में जिनकी मुझे फुली अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई।
बिकॉज आई वांट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस इनसाइड आउट, और उसके इंडस्ट्री की क्या डायनामिक्स हैं, उसकी प्राइसिंग किस तरह होती है, उसके जो रॉ मटेरियल्स हैं उसकी प्राइसिंग किस तरह होती है. वी हैव टू लर्न ऑल दिस इन ऑर्डर टू डिटर्मिन कि फ्यूचर में ये बिजनेस कितना प्रॉफिट बनाएगा. लास्ट 5 years देखना तो बहुत आसान होता है, आपने लास्ट 5 years देखे इतना प्रॉफिट, बट दैट डज नॉट मीन कि नेक्स्ट 5 years में भी उतना ही प्रॉफिट हो. एंड वन ऑफ द थिंग most important in investing is actually the price. A good investment, a good business can be a bad investment. अगर कोई कंपनी जिसके प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है और उसकी प्राइस किसी वजह से बहुत हाई है, दैट कैन बी अ बैड इन्वेस्टमेंट. इसी तरह एक एवरेज कंपनी विच इज सेलिंग वे बिलो इट्स फेयर वैल्यू कैन बी अ गुड इन्वेस्टमेंट एज वेल. तो जो प्राइस का फैक्टर है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें मैं आई ऑलवेज प्रीच प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स, कि आज हमारी जो भी सिचुएशन है उसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, जिसमें फिक्स्ड इनकम भी आ जाता है, कमोडिटीज भी आ जाता है, डॉलर भी आ जाता है, स्टॉक्स भी आ जाता है. सो वी ऑलवेज हैव टू इन्वेस्ट इन द बेस्ट इन्वेस्टमेंट जिनकी हमें समझ है एंड वी थिंक विल परफॉर्म बेस्ट इन द नेक्स्ट 3 to 4 years. वो हमारा जो है वो पोर्टफोलियो होता है. अच्छा, तो आप लोग मतलब कि आप जो है पर्सनली वो ये चेक करते हैं कि पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं कि जब जब कंपनी बनी या जब कंपनी ने प्रॉफिट्स बनाना शुरू किए, तो ये क्या कौन सा आप उसमें क्या क्या स्टेप्स उसमें चेक क्या क्या, तो चलें प्रॉफिट्स का तो एक सिंपल सा है, आपने देखना होगा कि उसके ग्राफ के जो है प्रॉफिट्स का ग्राफ किस तरह से जा रहा है, तो लेकिन वो कब किस पीरियड से स्टार्ट करते हैं? नहीं, ये तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है. इन द एंड आप जितना भी हिस्टोरिकल डेटा देख लें, इन द एंड अच्छा, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि कंपनी के इनपुट्स क्या हैं. इनपुट्स या रॉ मटेरियल्स आप उनको कह लें, कि जो भी उसकी चीज़ें हैं विच आर द कॉस्ट फैक्टर्स, वो किस तरह अच्छा, डिटर्मिन होते हैं, और उनकी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइसिंग किस तरह डिटर्मिन होती है. मैं आपको 2-3 एग्जांपल से समझा देता हूँ, बिकॉज समझ अलग अलग ठीक है। इंडस्ट्रीज में वेरी डिफरेंट होता है. अब जैसे एक सिस्टम्स लिमिटेड एक कंपनी है, दैट इज अ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर, बिगेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान. सो उनकी जो प्राइसिंग है दैट इज लिंक टू इंटरनेशनल उस वक्त जो भी प्राइसिंग चल रही है एक्सपोर्ट की, बट देयर कॉस्ट इज वेरी मच ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट. तो वो इज मोर लिंक टू द पीकेआर, और इधर जो लोग उसमें इस कंपनी में काम करते हैं उनकी सैलरीज किस तरह ग्रो कर रही हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उनको प्राइसिंग अच्छी मिल रही है और उनकी कॉस्ट, बिकॉज इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, दैट इज द प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी ऑफ अ कंपनी. इसी तरह अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होगा, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, उसमें आपने देखना होता है कि एट व्हाट प्राइस कैन दिस कंपनी सेल सीमेंट. उसमें बहुत सारे डायनामिक्स आ जाते हैं कि उनकी लोकल डिमांड कैसी है, एक्सपो जो इम्पोर्टेड सीमेंट अगर पाकिस्तान में आ सकता है तो उसकी क्या लैंडेड प्राइस होगी. तो इन सब चीज़ों के हिसाब से इसकी प्राइस डिटरमिन होती है. एंड फॉर द कॉस्ट फैक्टर्स यू लुक एट कोल प्राइसिंग किस तरह चल रही है. तो जो इनपुट्स और आउटपुट्स का डेल्टा होता है वो आपको समझना होता है बेसिकली इन द लॉन्ग टर्म. ये नहीं कि लास्ट अच्छा, 6 months में हो गया, but if you सही सही। understand the whole supply chain of the product and the inputs, तो आपको एक माइंड में आपकी पिक्चर बन जाती है. यू कैन नेवर गेट एन एग्जैक्ट आंसर कि इस कंपनी दैट्स इतना नॉट प्रॉफिट बनाएगी, ऑल्सो दैट्स नॉट अ बट आपको रॉकेट एक साइंस। रेंज, बट आपको एक रेंज फेयर वैल्यू डिटरमिन हो जाती है कि इन द नेक्स्ट 5 years दिस कंपनी विल मेक दिस मच प्रॉफिट, और दैट इज मोर और लेस इट्स वैल्यू. And सही then if सही। the price on the stock exchange is much below that value, that company can become a really good investment. अच्छा, सही। तो इस तरह से मतलब कि आप लोग इवैल्यूएशंस कर रहे होते हैं, दैट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। अब अगर मैं लेट्स मूव के टुवर्ड्स एनर्जी सेक्टर, ठीक है? मैं एक आई एम एन इन्वेस्टर और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ही इन्वेस्ट करूँ और कहीं ना मेरे पास मतलब क्योंकि बिकॉज आई एम प्रॉपरली सेटल्ड इन पाकिस्तान और मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ। अब मुझे जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे कोलीग्स हैं, जो मेरे एक सर्कल क्लोज सर्कल है, वो मुझे कहेगा कि यार रियल एस्टेट में ये इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, ये लेट्स बाय दिस प्लॉट या ये फाइल परचेज करो और ज्यादा रिस्क नहीं लो क्योंकि आपके पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ये बिजनेस करना रिस्क है। तो फिर मैं क्या मेरे पास क्या जवाब होना चाहिए इस चीज का? अच्छा, हर ऑलमोस्ट
एवरी कंट्री में ना 4 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है। एक होता है रियल एस्टेट, एक होता है फिक्स्ड इनकम, जिसमें आप बैंक में भी पैसे रख सकते हैं या फिर आप कोई गवर्नमेंट का बॉन्ड भी खरीद सकते हैं, ये सेकंड एवेन्यू होता है। थर्ड इज हम्म स्टॉक्स, स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं विच इज बेसिकली इन्वेस्टिंग इन बिजनेसेस। और फोर्थ होता है कि आप करेंसी खरीद लें, कोई और फॉरेन करेंसी खरीद लें। ठीक है, ये 4 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले जैसे आपने रियल एस्टेट की बात की, एक जो मैंने एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग देखी है, ज़्यादातर लोग जब बैठते हैं रियल एस्टेट डिस्कस करते हैं तो दे आर ऑलवेज डिस्कसिंग द प्लॉट और द सेक्टर ऑफ डीएचए या बैरियर टाउन विच हैज डन रियली वेल इन द लास्ट 5 years। वो कभी भी एज अ होल नहीं देखते। इसी तरह अगर आप लेट्स से फेज 5 लाहौर ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया इन द लास्ट 10 years, इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज में भी 5 कंपनीज होंगी जिन्होंने उसको बीट किया होगा। बट कोई भी ऐसा इन्वेस्टर जिसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, उसको हमेशा देखना चाहिए कि बास्केट रिटर्न क्या है। तो इस पे ज़मीन.com ने एक रिसर्च की थी, जो कि आई थिंक रियल एस्टेट की नंबर 1 कंपनी होगी पाकिस्तान की। हम्म आज से आई थिंक 1.5 साल 2 साल पहले उन्होंने रिसर्च की थी। सो द एवरेज रिटर्न ऑन रियल एस्टेट, जिसमें हर तरह का सेक्टर भी आ जाता है, डीएचए भी आ जाता है, बैरियर टाउन भी आ जाता है, दूसरी जो स्कीम्स होती हैं वो भी आ जाती हैं। उन सबका एवरेज एनुअल रिटर्न वाज़ अराउंड 13 to 15%। और अगर आप स्टॉक एक्सचेंज का देखें, दैट इज़ वेरी क्लोज टू दैट, एंड इन सम ईयर इट हैज़ एक्चुअली क्रॉस्ड दैट रिटर्न। सो और व्हाट वी स्टॉक आर एक्सचेंज का डूइंग कितना है? इन सॉरी, स्टॉक एक्सचेंज का कितना रिटर्न इन है? स्टॉक, आई विल गिव यू एग्जैक्ट फिगर्स। इन द लास्ट 20 years, स्टॉक एक्सचेंज का रिटर्न है 13.5% पर ईयर। प्रीटी इन द सिमिलर टू लास्ट 10 years रियल दिस एस्टेट। वेरी सिमिलर। इन द लास्ट 10 years, और ये उसके बाद है, मतलब मैंने जो आपको ज़मीन.com का एक तरह से रिसर्च दिखाई, वो आज से 1.5 साल पहले थी, जब रियल एस्टेट प्राइसेस बहुत हाई थी। वो भी लास्ट 1.5 साल में काफ़ी कम हो गई। बट जो स्टॉक हम्म एक्सचेंज का रिटर्न है वो मैं आपको आज के हिसाब से बता रहा हूँ। लास्ट 10 years में ये कोई 10% के करीब रहा है स्टॉक एक्सचेंज। बट इन द 10 years बिफोर द लास्ट 10 years, मतलब कि फ्रॉम 2003 2013, दैट वाज 25% पर ईयर। ये मैं आपको और भी इसका अगर 5 ईयर का ब्रेक डाउन दूँ ना, जैसे हमने बात की थी बूम एंड बस्ट साइकिल की, तो स्टॉक एक्सचेंज में थोड़े वॉलेटाइल रिटर्न्स होते हैं। इन द पीरियड्स 5 साल अच्छे होंगे, 5 साल थोड़े बुरे होंगे। ओवरऑल भी इसके रिटर्न्स बहुत अच्छे होते हैं, एंड इफ़ यू कैन इन्वेस्ट एट द राइट टाइम, फिर तो इसके रिटर्न्स जो है वो रियल एस्टेट को भी काफ़ी हद तक बीट कर देते हैं। और इसका नंबर 1 डिटर्मिनेंट जो है ना, कुछ इस तरह नहीं होता कि बाहर से पैसे आ गए। बहुत सारे लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट अच्छी हुई थी इन सालों में क्योंकि बाहर से पैसे आ गए। द नंबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस इज द प्राइस। जिस दिन प्राइस कम होती है ना, एक नेचुरल टेंडेंसी होती है फॉर एवरी एसेट प्राइस टू रिवर्ट बैक टू इट्स फेयर वैल्यू। जब वो अपनी फेयर वैल्यू से किसी भी रीजन की वजह से ऊपर चला जाएगा, उस वक्त कोई ना कोई स्लाइटली नेगेटिव न्यूज़ भी आएगी ना, तो वो वापस नीचे आने लग जाए। इसी तरह जब अपनी अगर किसी कंपनी की फेयर प्राइस 10 है एंड इट इज ट्रेडिंग एट 4 या 5 रुपीज, कोई स्लाइट न्यूज़ भी आएगी ना विच इज स्लाइटली पॉजिटिव, तो उसमें बहुत अच्छी एक रिवर्जन टू द मीन होती है। तो इसी तरह आज हमारे स्टॉक एक्सचेंज का प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज क्लोज टू 3.5। मतलब एक कंपनी अगर 1 रुपये अर्न करती है इन ईयर, उसकी प्राइस जो है ऑन एवरेज इज ओनली 3 to 3.5 rupees। इन द पास्ट दिस हैज बीन एज हाई एज 12 एज वेल। जो एवरेज है फॉर द लास्ट 10 to 20 years, दैट इज अराउंड 8 to 9। तो आप खुद सोचें कि ये कंपनीज की अपनी प्राइस से हाफ पे चल रही है। लास्ट 5 years जैसे स्टॉक एक्सचेंज में बुरे थे, बट उससे पहले जो 5 साल थे वो बहुत अच्छे थे। तो इफ यू आस्क मी कि नेक्स्ट 5 से 7 साल कैसे होंगे, द लाइकलीहुड इज दैट दे विल बी रियली गुड। नॉट बिकॉज कि मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में बहुत डॉलर अच्छा हो जाएगा, सब हो जाएगा, बट बिकॉज द प्राइसेस आर वेरी लो और दे हैव टू कम बैक टू देयर फेयर वैल्यू। अच्छा। और ये अच्छा, ये क्यों होता है कि जो आपकी जो इंटरनल कोई भी इस तरह का लेट्स से कि कोई इवेंट हो जाता है पाकिस्तान में, कोई भी दैट्स बैड और गुड इवेंट, या कुछ बहुत अच्छा हो जाता है पाकिस्तान में, तो हमेशा न्यूज़ शायद या तो न्यूज़ चैनल्स के पास कोई पॉजिटिव न्यूज़ ही नहीं होती, तो लेकिन उसका इम्पैक्ट तो स्टॉक्स पे पड़ता है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होता है कि स्टॉक्स डायरेक्टली क्यों हिट हो जाती हैं? नहीं, डेफिनेटली कोई भी डेवलपमेंट होती है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका इम्पैक्ट तो हम्म आता है, क्योंकि स्टॉक प्राइसेस आर बेसिकली फॉरवर्ड लुकिंग। वो देख रही होती हैं कि फ्यूचर
कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, पाकिस्तान की इकोनॉमी की स्टेबिलिटी वो किस तरह की होगी इन द नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स। तो कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है, आईएमएफ से एग्रीमेंट नहीं होना, रिजर्व्स कम हो जाना, पाकिस्तान के डॉलर रिजर्व्स कम हो जाना, तो उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे आता है और फंडामेंटली इट मेक्स सेंस। इफ देयर आर रीजंस the Pakistan economy will not do well in the next 1 to 2 years, stock prices will get affected. But again, जब थोड़ी चीजें रिकवर होती हैं, so that reflects in the prices as well. चलें ये भी अच्छा। मैं तो शायद बेसिक क्वेश्चंस ही कर रहा हूँगा आपसे। तो अगर देखा जाए, अब हमने दो मार्केट्स की बात की, हमने एक स्टॉक मार्केट की बात की और दूसरा हमने रियल एस्टेट की। पाकिस्तान में और क्या ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट्स के? जैसे मैंने बैंक में आपको बताया पैसे 4 ऑप्शंस होते हैं। बैंक जो हमने वाला तो मैं नहीं अवेल करना चाहता बैंक का ऑप्शन। और फोर्थ कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन होता है करेंसी, जो कि आजकल डॉलर खरीद लेना, बहुत सारे लोग कहते हैं डॉलर इतना बढ़ा है तो डॉलर खरीद लो। उसके अलावा एक और ऑप्शन भी होता है कमोडिटीज, जिसमें गोल्ड आ जाता है, जिसमें ये सारी बहुत सारे लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर कमोडिटीज को भी लेके रख लेते हैं कि इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो उसका जो बेस्ट फॉर्मल तरीका उनमें इन्वेस्ट करने का, दैट इज पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। जैसे स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनीज लिस्टेड होती हैं, मर्केंटाइल एक्सचेंज में कमोडिटीज की ट्रेडिंग हो रही होती है, उसमें गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, और इंटरनेशनल जो भी कमोडिटीज ट्रेड होती हैं वो आप पाकिस्तान में भी उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना एक तरह से करेंसी में भी इन्वेस्ट करने के थोड़ा थोड़ा बराबर होता है, बिकॉज जो भी इंटरनेशनल कमोडिटीज हैं उनकी सबकी प्राइस डॉलर में होती है। तो अगर कोई भी डिवैल्यूएशन होगी तो यू आर काइंड ऑफ कवरिंग दैट रिस्क एज वेल। सो अगर मैं आपको इनका जैसे हमने आपको रियल एस्टेट और स्टॉक का बताया था, उसी तरह फिक्स्ड इनकम को अगर हम देखें तो लास्ट 10 ईयर्स में इसका पर ईयर रिटर्न हैज बीन 9%, और लास्ट 20 ईयर्स में इट हैज बीन 9% एज वेल पर ईयर। अगर इस तरह हम डॉलर को देखें, सो द डॉलर पर ईयर रिटर्न इन द लास्ट 10 ईयर्स, जिसमें ऑलमोस्ट 100 से लेके 300 तक हो गया अब डॉलर, तो अगर हम उसको पर ईयर निकालें दैट इज 11.5%। और अगर हम 20 ईयर्स का देखें, जिसमें फ्रॉम 60 to 300, दैट इज 8.5%। और स्टॉक एक्सचेंज के रिटर्न इससे बहुत ज़्यादा है, बट बिकॉज दिस इज अ फिनोमेना जो कि लास्ट 2-3 साल में रैपिडली इंक्रीज हुआ है, पीपल आर थिंकिंग कि फ्यूचर में भी ऐसा ही रहेगा। जनरली जो है, अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी सी भी स्टेबल होती है, कोई बहुत ज़्यादा, मैं कोई G20 में जाने की बात नहीं कर रहा, बट थोड़ी सी भी स्टेबिलिटी आती है इन द नेक्स्ट 5 years, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि स्टॉक्स एंड अदर एसेट्स विल डू बेटर देन द करेंसी इन्वेस्टिंग इन द डॉलर। अच्छा, लेकिन अगर देखें, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं बहुत बड़ा टाइकून हूँ इन पाकिस्तान, ठीक है? और बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून हूँ, बट आई हैव इन्फ्लुएंस इन द पॉलिटिक्स एज वेल। और मैं चाहता हूँ कि मैं मैनिपुलेट करूँ पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज को। तो फिर तो आई एम एट एडवांटेज कि मैं ये चीज कर सकता हूँ। आई कैन मैनिपुलेट द स्टॉक मार्केट। तो इस चीज से फिर कैसे बचा जाता है, और स्टॉक मार्केट अपने आप को इस चीज से कैसे बचाती है? अच्छा, इस पाकिस्तान में अगर तो कोई जैसे टॉप कंपनीज हों जिनकी बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, उसमें मैनिपुलेशन करना मुश्किल, और इवन फॉर एनीवन, इवन इफ यू हैव 10 बिलियन रुपीस, उसकी अगर रोज की ट्रेडिंग ही ऑलमोस्ट 1 बिलियन की हो रही होगी, देन मैनिपुलेशन बिकम्स डिफिकल्ट। बट जो थोड़े सेकंड टीयर थर्ड टीयर स्टॉक्स होते हैं, उसमें इवन अ पर्सन लाइक मी, कुछ स्टॉक्स तो ऐसे होंगे कि शायद मैं भी उनको मैनिपुलेट कर सकूं। बट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू थिंक कि स्टॉक मार्केट है क्या। स्टॉक मार्केट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ पार्टनर इन अ बिजनेस। इट इज एन ऑप्शन एंड नॉट एन ऑब्लिगेशन। अगर कोई मैनिपुलेशन कर भी रहा है टू द अपसाइड और टू द डाउन साइड, you don't have to participate in that. If you are already invested, let's say आपने एक कंपनी ढूंढी, uh, you you analyze the whole company and its fair price was around 100 and it was trading at 30 and you invested in that, और किसी ने आगे उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, फर्स्ट लेट्स से वो उसको और कम कम कर दिया, उसने और गिरा दिया, 20 रुपए पे ले गया, 15 रुपए पे ले दिया। You don't have to do anything, you just have to wait, क्योंकि मैनिपुलेशन जो है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सकती, कोई भी वो नहीं चला सकता। वो दोबारा नॉर्मल प्राइसेस होना शुरू नॉर्मल हो है, जाएंगे। वेरी शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म अच्छा, में वो वो नॉर्मलाइज हो जाएगी।
अच्छा, वो एंड नेचुरल एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू वो चीज़ें नॉर्मल यस, होना ये शुरू हो जाती मैनिपुलेशन जो होती भी है सेकंड टियर स्टॉक्स में, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 2 महीना। सो इफ योर होराइज़न इज़ 2 टू 3 इयर्स, तो है। मैनिपुलेशन कैन ओनली बेनिफिट यू। अगर तो अच्छा। मैनिपुलेशन आपके डायरेक्शन में हो रही है, अगर कोई उसकी प्राइस बढ़ा रहा है और आपने पहले से लिया हुआ है, तो इट्स योर बेनिफिट। आपने वो कंपनी पहले से आइडेंटिफ़ाई कर ली थी कि इसमें बहुत वैल्यू है। और फिर उसको आके जब किसी ने अगर मैनिपुलेट किया भी है, तो इट्स योर एडवांटेज, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड इफ समवन इज़ गोइंग अगेंस्ट यू, इफ योर टाइम होराइज़न इज़ राइट, इट कैन नेवर नेगेटिवली अफेक्ट अच्छा, यू। ये और जो एक सॉरी सॉरी मैं आ गया, आप बात कंप्लीट करें। जी, मैं कंप्लीट कर दूँ कि मैं एक कॉन्सेप्ट भी समझाता हूँ मिस्टर मार्केट का, कि जो स्टॉक मार्केट है, दैट इज़ मिस्टर मार्केट। वो रोज़ आपके पास आएगा एक ऑफ़र लेके कि आज ये प्राइस है, आप इस प्राइस पे मुझे सेल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। वो रोज़ ये ऑफ़र लेकर आएगा, बट इट कैन नेवर फ़ोर्स यू टू ट्रेड। अगर आपकी कोई से कंपनी है, वो किसी वजह से बहुत कम प्राइस पे ट्रेड हो भी रही है, यू देयर इज़ नो कंपल्शन ऑन यू टू सेल ऑन दैट डे। अगर किसी वजह से प्राइसेज़ गिर जाती हैं, मैनिपुलेशन की वजह से, या इकोनॉमिक न्यूज़ या फंडामेंटल्स की वजह से, या वैसे ही जैसे कहते हैं स्टॉक मार्केट में कि मंदी आई हुई है, उसकी वजह से अगर गिर भी जाती है, कोई भी आपको आके फ़ोर्स नहीं करेगा कि आपने आज ही सेल करना है। आप हमेशा जब भी सेल कर सकते हैं, जब आपका दिल चाहे। सो इट इज़ अ चॉइस एंड नॉट अ कंपल्शन। स्टॉक मार्केट गिव्स यू द चॉइस एंड नॉट द कंपल्शन टू ट्रेड। तो ये थोड़ा इसमें इमोशंस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, और एक इमोशनल स्टेबिलिटी भी चाहिए होती है इन्वेस्टर को, टू हुँ। गो थ्रू ऑल दिस प्रोसेस। एक बड़ा फेमस कोट है अच्छा, कि स्टॉक और एक्सचेंज, अगर मैं ये कोट आपको बता दूँ, स्टॉक एक्सचेंज इज़ अ मैकेनिज़्म टू ट्रांसफर वेल्थ फ्रॉम जी, जी। द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। तो जिसमें थोड़ी इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, जो थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचता है और इन चीज़ों को ज़रा मैनेज कर लेता है, दे कैन एक्चुअली मेक वेरी गुड रिटर्न्स इन द स्टॉक मार्केट। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आपका पर्सनल जर्नी कैसे है? आपने इकोनॉमिक्स में डिग्री की। हाउ हुँ, डिड हुँ। यू गेट इंटरेस्टेड इन स्टॉक्स? So I graduated from University of Warwick 2015 में। First 2 to 3 years I was working with my father in my family business। थोड़ा हम लोग कंस्ट्रक्शन भी करते होते थे, एंड स्टील का बिज़नेस भी होता था। बट इन दैट टाइम आई यूज्ड टू कीप रीडिंग बुक्स फ्रॉम फेमस इन्वेस्टर्स, वॉरेन बफेट, पीटर लिंच। फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स आई थॉट कि ये एक काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है फॉर मी टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। थोड़ी बहुत कंपनीज़ भी एनालाइज़ कर ली थी मैंने जब। सो फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स आई डिवोटेड फुल टाइम टू दिस स्टॉक मार्केट, और माशाल्लाह द जर्नी हैज़ बीन गुड। बट फैमिली बिज़नेस से कितने पैसे लिए अगर आप आपने? जनरली 2019 ऑनवर्ड्स कोई बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं है स्टॉक मार्केट, बट बिकॉज़ इट इज़ माय पैशन और आई अंडरस्टैंड इट फुली, तो इसीलिए आई हैव बीन एबल टू गो थ्रू दिस जर्नी। वरना ज़्यादातर लोग जब 6 महीने अच्छा रिटर्न नहीं आता, तो वो छोड़ देते हैं, किसी और चीज़ में चले जाते हैं। बट आई आप ऑलवेज़ टूक पेशेंट इट, रहे। या आई वाज़ पेशेंट एंड आई अंडरस्टूड, क्योंकि मैंने उन इन्वेस्टर्स की बुक पढ़ी हुई थी जो कि ऑलमोस्ट, अगर आप किसी की एक पूरी बुक पढ़ें, तो आप उसके 20-30 साल के एक्सपीरियंस, पार्ट ऑफ इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर मेमोरी, या फिर आपकी जो इंटेलिजेंस है उसका हो जाता है। तो इस तरह अगर आप 4-5 अच्छे इन्वेस्टर्स की जर्नी पढ़ लें, तो देन द चांसेस आर लो कि अगर कोई थोड़ा बुरा टाइम आए, 6 मंथ्स, 1 ईयर, यू आर एबल टू पास थ्रू दैट। हुँ। आपने उस टाइम पे जब आप फैमिली बिज़नेस से स्विच कर रहे स्टॉक्स में स्विच कर रहे थे, तो हुँ। कितने पैसे लिए आपने? नहीं, जब मैंने इन्वेस्ट किए थे 25 लाख रुपए, फादर ने अच्छा। दिए थे मुझे। सो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो थी मेरी, वो काफ़ी लकीली अच्छी हो गई, जब हालाँकि इतनी नॉलेज नहीं थी। एक सीमेंट की कंपनी थी। उनको कैसे कॉन्फिडेंस में लिया आपने? बस उनको यही थोड़ा समझाया कि इस तरह सीमेंट का बिज़नेस, थोड़ा समझाया कि ये प्लांट इतने का लगता है, इसके इतने टन्स होते हैं। बट जब थोड़ी सेल डाउन होती है, इकोनॉमी डाउन होती है, तो एक प्राइस वॉर शुरू हो जाती है कंपनीज़ के बीच में, और ऑलमोस्ट सब जो है वो कॉस्ट प्राइस पे बेच रहे होते हैं। वो खुद भी बिज़नेसमैन थे, तो उनको ये बातें समझ आई कि एक कंपनी जिसका प्लांट लेट्स से 20 अरब का लगता है, और अगर वो 5 अरब की वैल्यू पे मिल रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट ठीक हो सकती है, उसके चांसेस हैं बढ़ने के। फिर आहिस्ता-आहिस्ता हुँ। जो
पहली इन्वेस्टमेंट जो थी वो तो अच्छी हो गई, बट देन नॉलेज अभी इतनी डेवलप नहीं हुई थी, सो नेक्स्ट 1-2 इन्वेस्टमेंट्स थोड़ी अच्छा। बुरी भी हुई, बट 2-3 साल में ऑलमोस्ट जो सारी इंडस्ट्रीज़ थी उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली, एंड माशाल्लाह आई एम रियली तो हैप्पी और फिर साथ दिया फैमिली ने, मतलब इस चीज में फैमिली में ने भी आपका साथ दिया थ्रू आउट? yes, definitely. I'm the youngest in my family, so that always helps. मेरे जो ब्रदर थे, वो ऑलरेडी फैमिली का बिजनेस देख रहे थे, so that gives you the liberty to do something आपके on पास your own. लेवरेज आ गई ना, आपके पास लेवरेज आ गई Exactly. टू टेक रिस्क। Yes, absolutely. बट अगेन प्रेशर होता है, ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ अपना कर रहे हो तो प्रेशर भी होता है, यू हैव टू मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो हमेशा होती है ना, पीपल आर ऑलवेज कंपेयरिंग कि अगर आप इसकी जगह कुछ और कर लेते तो आज ऐसे होता, बट माशाल्लाह अब जो है सब काफ़ी सैटिस्फाइड है, एंड अब तो जैसे कितने आई कितनी इन्वेस्टमेंट्स लेके आए हैं फैमिली से इनटू स्टॉक्स? नहीं, फैमिली से तो मैं खुद ही अपना ही मैनेज करता हूँ, उसके अलावा तो हाँ। और एज़ सच इन्वेस्टमेंट नहीं की, बट नाउ आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट दिस एज़ एन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़री बिज़नेस, मेरा बहुत फॉरेन पैशन जैसे फंड की तरह, है। जी, मैंने इन्वेस्टमेंट देखा है फंड की ट्विटर पे, तरह। मैंने ट्विटर पे बहुत लास्ट ईयर में देखा है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं ना, वो जिस तरह इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ना, दैट इज़ नॉट द राइट वे टू इन्वेस्ट। उनको कंप्लीट नॉलेज नहीं होती है और इट मेक्स सेंस, मतलब उनका डे जॉब कुछ और है। इट्स नॉट देयर जॉब के वो फुल टाइम कंपनी के एनालिसिस करें। दे आर जस्ट इन्वेस्टिंग ऑन लिमिटेड नॉलेज। सो आई प्लान टू मेक अ रियली गुड प्रोडक्ट फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स, जिसमें उनको इन डेप्थ कंपनी एनालिसिस मिले एंड गाइडेंस मिले, जिससे वो अपनी जो सेविंग्स हैं उनको अच्छी तरीके से इन्वेस्ट कर सकें। देखिए रिटर्न्स जो हैं वो वॉलेटाइल होते हैं, जैसे बताया किसी साल में अच्छे होते हैं, किसी साल में बुरे होते हैं। बट एट लीस्ट पीपल शुड नो व्हाट दे आर इन्वेस्टिंग इन, कि उन्होंने जिस बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है उसमें क्या रिस्क है, उसमें क्या रिवॉर्ड है, उसकी अर्निंग पावर कितनी है। अगर उसकी स्टॉक प्राइस गिर भी रही है तो उसका बिज़नेस इज़ डूइंग वेल, बिकॉज़ इन द एंड 5 टू 10 इयर्स होराइज़न अगर आप देखेंगे ना, द स्टॉक प्राइस ऑफ एनी कंपनी विल रिफ्लेक्ट इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। अगर उस कंपनी में प्रॉफिट होगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो सूनर और लेटर उसकी स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगी। So I want to अच्छा कि pass this knowledge to the retail investors. अच्छा, ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? लाइक इज देयर एनी स्पेसिफिक फिगर जो कि इतना हो तो यू कैन गो इनटू स्टॉक्स? या और ये नेक्स्ट चीज कि ये एक पार्ट टाइम चीज होनी चाहिए, लाइक एक सेकेंडरी आपका सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, या यू कैन डायरेक्टली गो इनटू स्टॉक्स और आपने पैसे कमाना शुरू कर दिए? व्हाट शुड बी एट द बैक ऑफ योर माइंड? अच्छा, लिमिट तो काफ़ी कम है, आई थिंक 5,000 या 10,000 से भी स्टॉक का अकाउंट खुल जाता है। सो मतलब रियल एस्टेट से अगर आप कंपेयर करें तो आई थिंक मिनिमम ट्रांजैक्शन साइज़ 20-30 लाख तो होगा, और 20-30 लाख वाली वैल्यू में फ्रॉड के भी चांसेस बहुत होते हैं। अगर आप कोई स्टेबल रियल एस्टेट लेने जाएँ तो वो तो प्रॉब्ली करोड़ों में आएगी। सो फॉर समवन हू इज़ यंग, प्रोफेशनल और उन्होंने अपना एक सेविंग और इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट की है, स्टॉक मार्केट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्च्युनिटी, क्योंकि आप 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 50,000 से भी कर सकते हैं। एंड सॉरी, आपका सेकंड क्वेश्चन मैं भूल गया। सेकंड क्वेश्चन ये था कि आपकी मतलब कि आपको उस चीज में आपका फर्स्ट बिजनेस होना चाहिए, या आप मतलब कि एज अ उसको पार्ट टाइम एक चीज भी कर सकते हैं? अच्छा, दिस डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, आप कंप्लीटली विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम भी कर सकते हैं। आप सिर्फ जो जैसे इंडेक्स होता है जिसमें सारी कंपनीज आती हैं, आप उसको भी बाय कर सकते हैं। यू आर जस्ट इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट विदाउट एनालाइजिंग इंडिविजुअल कंपनीज। बट जनरली मैंने देखा है जो लोग थोड़ी डिसेंट अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, उनको शौक होता है कि वो कंपनीज पिक करें, अच्छी स्टॉक्स कौन से हैं उनके बारे में थोड़ा स्टडी करें। तो आई थिंक पार्ट टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एक तरह से जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो थोड़ा बहुत वीकेंड पे या जनरली थोड़ा टाइम निकाल के रोज़ 1-2 घंटे कंपनीज एनालाइज करते हैं। बट और यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज़ द डेंजरस एज़ वेल। जब आपके पास हाफ इन्फॉर्मेशन होती है, यू थिंक यू नो एवरीथिंग। तो एक जिस बंदे को बिल्कुल जो टाइम नहीं दे रहा होता ना, उसने तो बास्केट ली हुई है, वो एवरेज के हिसाब से चल रहा होता है। बट जो लोग इंडिविजुअल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और थोड़ा रिस्क लेते हैं, अगर उनकी नॉलेज कंप्लीट ना हो ना, तो उनके रिस्क भी ज़्यादा होते हैं। इसको एक जनरली इंटरमीडिएट लेवल कंडम भी कहते हैं। आप इंटरमीडिएट लेवल पे जब आते हो तो आपको लगता है आपको सब आ गया, बट देन उस पे आपके डाउनवर्ड
जाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वंस यू क्रॉस द इंटरमीडिएट टू प्रोफेशनल, जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाती है, फिर यू कैन डू रियली वेल। सो आई थिंक then you have to be careful if you are investing too much into that, तो फिर आपको या तो you can hire experts मेरे ख्याल से, ये नहीं, but डेफिनेटली। this is what I am understanding from what you are saying कि आप अगर आप इसको एज अ पार्ट टाइम, जैसे आप कह रहे थे कि वीकेंड पे करना चाहते हैं, तो then you can continue learning yourself। इवन तो माई सेल्फ एज वेल, मैंने 2019, अब ऑलमोस्ट 4 साल हो गए एंड आई हैव बीन डूइंग दिस फुल टाइम। अभी भी कुछ 2-4 इंडस्ट्रीज हैं जिसकी मुझे फुल अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई। सो फॉर समवन हु इज डूइंग पार्ट टाइम, प्रॉब्ली 10 साल लग जाएंगे सारी इंडस्ट्री समझने में। सो इट्स डेफिनेटली समथिंग यू शुड कंसिडर कि आप अगर कर रहे हैं तो इसको प्रॉपर्ली करें थोड़ा। इधर मैं इसमें लोगों को हमेशा एडवाइस करता हूँ कि ऑलवेज इन्वेस्ट इन कंपनीज जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं। अगर जैसे बहुत सारे लोग पावर सेक्टर में काम कर रहे थे, उनको अंडरस्टैंडिंग होती है ऑलरेडी 70% कि इसके बिजनेसेस का क्या मॉडल है। उसमें अगर आप इन्वेस्ट, तो आपके चांसेस और रिस्क जो है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। this is the अ, point to be noted, बिल्कुल। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो अ, काम पावर सेक्टर में कर रहे होंगे बट इन्वेस्ट उन्होंने टेक्नोलॉजी में करना होता है। उससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, जो इसके अलावा ओवरऑल पाकिस्तान की पॉलिसीज हैं। एक और चीज़ होती है स्टॉक्स में जो काफ़ी ज़्यादा लोग जिसमें थोड़ा डिविएट हो जाते हैं कि व्हेन दे आर लाइक बाइंग अ प्लॉट और इवन रेफ्रिजरेटर या कोई फ्रिज, वो 2-3 दफ़ा जाके उसको देखेंगे, हर तरह से प्रोडक्ट को टेस्ट करेंगे। बट स्टॉक्स में किसी की बात सुन के उसमें 10 लाख रुपए लगा देंगे। एक फेमस सेइंग है कि एक यूएस इन्वेस्टर पीटर लिंच की, कि लोग जब रेफ्रिजरेटर खरीद रहे होते हैं तो 1 महीने तक उसकी रिसर्च करते रहते हैं और हर तरह का उसका जो कॉम्पिटिटर है उसका प्रोडक्ट जाके देखते हैं। और हालाँकि वो $500,000 की चीज़ होती है, बट स्टॉक्स में कहीं वो बस में या ऑफ़िस में किसी की बात सुन लेते हैं और उसमें जाके $10,000 इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसमें ज़रा लोगों को ना केयरफुल रहना चाहिए। ऑलवेज़ इसीलिए ऑलवेज़ मैंने ट्विटर पे भी अपने वही लगाया हुआ है, इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड। पहले अपनी रिसर्च कंप्लीट करें। कोई दुनिया में ऐसी अपॉर्च्युनिटी नहीं है कि व्हिच इज़ गुड इनफ कि आप रिसर्च किए बगैर उसमें इन्वेस्ट कर लें। तो असल में लोगों को थोड़ा फोमो हो जाता है, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, कि शायद ये चीज़ बढ़ जाए और मुझे इसका फ़ायदा ना हो, तो लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं उसमें। बट आई थिंक इफ देयर इज़ वन टेक अवे फ्रॉम दिस सेशन, इट इज़ दैट इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड। मतलब आप पहले अपनी रिसर्च कंप्लीट करें, फिर सोचें उसमें इन्वेस्ट करने का। अच्छा, इसमें इसमें इन्वेस्टमेंट्स में क्या फ्रॉड के या स्कैम के क्या चांसेस होते हैं दैट वन कैन अवॉइड? तो 2 लेवल्स हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि आपने जिसके साथ अपना ब्रोकरेज अकाउंट खोला हुआ है, वो फॉर सम रीज़न जो है वो अपनी कंपनी बंद करके चला जाता है। तो इसका बेस्ट तरीका है कि आप जो भी अपना अकाउंट खोलें ना, एक आप इन्वेस्टर अकाउंट भी खोलें इन सीडीसी। सीडीसी एक गवर्नमेंट का इदारा है, तो आप अपने शेयर जब भी आप बाय कर लें, उनको ट्रांसफ़र कर दें इन योर सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट। वहाँ आपके पास फुल कस्टडी होती है और कोई भी आपसे पूछे बगैर उनको कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। फिर आपने जब भी उनको बेचना हो तो आप उस वक़्त अपने ब्रोकर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक ये तरीका है, दूसरा तरीका है कि आप जो वेल रिनाउंड ब्रोकर्स हैं, जो बड़े नाम हैं, जो कि 20-20, 30-30 साल से ऑपरेट कर रहे हैं, आप उनके साथ अपना अकाउंट खुलवाएँ। मैं तो सजेस्ट करता हूँ आप दोनों करें। आपका ब्रोकर भी रिनाउंड होना चाहिए और आपके शेयर्स भी जो हैं वो सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में होने चाहिए। सेकंड चीज़ ये है कि कंपनी लेवल पे फ्रॉड हो जाए, कि आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, वो किसी वजह से बंद हो जाए या उसके लॉसेस इतने हो जाएँ कि उसकी वैल्यू खत्म हो जाए। तो उसके लिए अगेन वो जो है ना रिसर्च पे आ जाता है। और पहले अपनी रिसर्च कंप्लीट करें। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इतनी चीज़ें होती हैं कि आप ईज़िली फिगर आउट कर सकते हैं कि ये कंपनी सही से चल रही है कि नहीं। स्टॉक एक्सचेंज में इतने ऑप्शंस हैं, 300 प्लस कंपनीज़ हैं। आपको मुश्किल से 10 कंपनीज़ चाहिए होती हैं टू मेक अ गुड पोर्टफोलियो। तो जिस भी कंपनी में आप मुतमईन ना हो, आपने पूरी रिसर्च नहीं कर ली हो, उसमें आप इन्वेस्ट ही ना करें। दैट इज़ द बेस्ट वे टू अवॉइड कंपनी फ्रॉड्स। अच्छा, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड स्टॉक एक्सचेंज की जो ट्रेडिंग है? So stock exchange is basically businesses ने अपना पार्ट ऑफ देयर कंपनी वो सेल कर देते हैं ऑन द मार्केट और फिर उसकी लोग बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। फॉरेक्स इज ट्रेडिंग बिटवीन टू टू करेंसीज।
पाकिस्तानी रुपी अगेंस्ट द डॉलर या यूरो अगेंस्ट द डॉलर। जैसे आपने शुरू में बात की थी ट्रेडिंग, या लोग चार्ट्स देख के इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो आप दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस तो दोनों की आ रही है, किसी की ऊपर जा रही है, किसी की नीचे जा रही है, बट प्रिडिक्टेबिलिटी तो दोनों की हो सकती है ना? प्रेडिक्टेबिलिटी दोनों की होती है। अ, हम्म लेकिन फंडामेंटली उसके पीछे जो वैल्यू डिटर्मिनेशन हो रही है, वो बिज़नेस से हो रही है, इन स्टॉक हम्म एक्सचेंज कि वो बिज़नेस कैसा ऑपरेट हो रहा है, और हम्म करेंसी के केस में वो फिर 2 मुल्कों की जो इकोनॉमी है, उससे ज़्यादा डिटर्मिन हो रही है कि उनकी इकोनॉमी किस तरह परफ़ॉर्म कर रही है और उनकी करेंसी ऊपर जानी चाहिए या नीचे जानी चाहिए। अच्छा, तो मतलब कि ये उसमें फैक्टर्स डिफरेंट हो सकते हैं जो फंडामेंटल्स की आप बात कर रहे थे। ये असल में टेक्निकल एनालिसिस जहाँ पे भी आ जाती है ना, इट कैन बी अप्लाइड टू एनीथिंग व्होज़ प्राइस इज़ बीइंग ट्रेडेड। तो वो उसमें बिटकॉइन भी आ जाता है। एसेट के पीछे जो फंडामेंटल्स है ना, वो खत्म हो जाते हैं। इम्पैक्ट होता है हम्म उनका, नो डाउट, बट जो एनालिस्ट होता है, जो टेक्निकल एनालिसिस, वो उन चीज़ों की केयर नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ प्राइस को देख रहा होता है, प्राइस बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, प्राइस किस तरह के पैटर्न्स बना रही है, मैंने उस बेसिस पे इन्वेस्ट करना है। बट जो ज़्यादा वैल्यू इन्वेस्टिंग या फंडामेंटल एनालिसिस जिसको बोलते हैं, वो जो उसके पीछे जो एसेट होता है, उसकी क्वालिटी को एक तरह से जज कर रहा होता है, कि उसमें कितनी अर्निंग पावर है या उसके फंडामेंटल्स करेंसी के कितने अच्छे हैं। हम्म। अच्छा, आपने बिटकॉइन में गए या नहीं, क्रिप्टो में? नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं गया। अब पाकिस्तान में है भी ग्रे एरिया में, तो आई नेवर इन्वेस्टेड इन बिटकॉइन। हाउ डू यू सी फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी? आई थिंक वैल्यू इन टर्म्स ऑफ, क्या बिटकॉइन को काफ़ी साल हो गए हैं, तो जितने-जितने इसके साल गुज़रते जाएँगे, तो इसके अंदर जो सिक्योरिटी है वो बढ़ती रहेगी। बट अगेन पाकिस्तान ने तो अभी तक इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, एंड एनीबॉडी हू इज़ ट्रेडिंग इट इज़ एक्चुअली, मतलब कि रिस्क है उसमें। आप जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें फिर जो है, आप कल को कोई प्रॉब्लम होगी, आप पाकिस्तान में कहीं भी कंप्लेन नहीं कर सकते कि मेरे साथ इन्होंने ये नेग्लिजेंस की, या मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया, या मेरे पैसे लेके भाग गए। तो पीपल शुड बी रियली केयरफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू के इसमें ना आप कोई भी रेगुलेटर नहीं है। अच्छा, अभी अब चलो ये पर्सनल लेवल पे आपसे क्वेश्चन हो जाएगा कि कितनी कंपनीज में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, कितने स्टॉक्स बाय किए हैं, कितने के? यूजुअली कितने के अच्छा, ये तो डिस्क्लोज करना फ़ायदा नहीं होगा किसी को भी, लिसनर्स को। बट यूजुअली जो पोर्टफोलियो होता है ना, अरे उसमें मैं मैं तो, मुझे शायद 5%। मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ जाए कि कितने के स्टॉक्स हैं और कितना प्रॉफिट आपको मिल रहा है। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप ज़्यादा इन्वेस्ट करें या कम इन्वेस्ट करें, रिटर्न जो है ना, वो परसेंटेज वाइज़ वेरी सिमिलर रहता है। कोई मतलब 12%, 13%? हाँ, नहीं, आई आई थिंक 15 टू 20% इज़ अ चलो गुड रेंज, 15 क्योंकि to 20। लास्ट 7 इयर्स काफ़ी खराब रहे हैं ना, उसकी वजह से जो एवरेज है वो थोड़ी खराब हो रही है। बट अगर आप बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी देखें, दैट इज़ ग्रोइंग एट 15 टू 20% पर ईयर। हम्म और जो उसकी मैं आपको बता रहा था कि एक पोर्टफोलियो में 7 टू 8 स्टॉक्स, जो मेरा इन्वेस्टिंग स्टाइल है ना, वो काफ़ी डिसेंट होते हैं। ये एक ऐसा लेवल है जिसमें अ, आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है। अगर आप दुनिया में देखेंगे ना, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, कुछ ने तो सिर्फ़ 3 से 4 कंपनियाँ रखी थी अपनी पोर्टफोलियो में। उन्होंने अपने बिज़नेस को फुली अंडरस्टैंड किया होता है, एंड दे आर कंफर्टेबल होल्डिंग इट फॉर द लॉन्ग टर्म। बट दोज़ आर वेरी लार्ज इन्वेस्टर्स, उन्होंने बहुत दफ़ा कंपनीज़ में 20% स्टेक लिया हुआ है, और उनके बोर्ड पे भी होते हैं, वो कंपनी को एक तरह से चला रहे होते हैं। हम्म बट जब आप स्टॉक एक्सचेंज में कम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, यू आर अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर। आप जाके बोर्ड को ये नहीं कह सकते कि आपने डिविडेंड पे करना है, या मेरा ये आइडिया ये आपको इम्प्लीमेंट करना है। सो हैविंग 7 टू 8 कंपनीज़ गिव यू फ्लेक्सिबिलिटी, कि कुछ कंपनीज़ 6 मंथ्स में अच्छा परफ़ॉर्म कर लेती हैं, कुछ 2 साल में अच्छा परफ़ॉर्म कर लेती हैं। सो हैविंग दैट फ्लेक्सिबिलिटी अलोंग विद द जो दूसरी चीज़ होती है, व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन बिल्डिंग पोर्टफोलियो, इज़ कि यू डाइवर्सिफाई बट यू डोंट डाइवोर्सिफाई। लेट्स से 50 कंपनीज़ की आपने रिसर्च की, उसमें आपने उनको रैंक कर लिया इन टर्म्स ऑफ सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किसमें है। फर्स्ट टॉप पे जो कंपनियाँ हैं, उसमें लेट्स से आप कह रहे हैं कि ये 200% बढ़ जाएगी इन 2 टू 3 इयर्स। इस तरह जो 10th थी, दैट विल राइज़ 100%। तो जब 11th कंपनी की बारी आएगी, यू विल थिंक कि ये मैं 11th कंपनी जिसमें
80% रिटर्न के चांसेस हैं, इससे बेहतर नहीं है मैं 200% वाली ले लूँ, उसमें और ले लूँ। हम्म हम्म सो जो मैंने जैसे पहले समझाया ना कि डाइवर्सिफिकेशन इज़ गुड, बट अगर आप उसको बहुत ज़्यादा करें, मे बी आफ्टर 10 कंपनीज़, तो फिर वो डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है। यू आर एडिंग बिज़नेसेस इन योर पोर्टफोलियो व्हिच आर मच इंफीरियर टू योर बेस्ट अपॉर्च्युनिटीज़। तो ये इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए। 7 टू 10 इज़ अ वेरी डिसेंट रेंज, जिसमें आप बिज़नेस की इन डेप्थ नॉलेज भी कर सकते हैं। अब आपके पोर्टफोलियो में 50 कंपनीज़ होंगी, आप तो उनको फॉलो ही नहीं कर रहे होंगे। इतना ज़्यादा तो करना इम्पॉसिबल हो जाता है। 7 टू हम्म 8 वेरी डिसेंट नंबर। अगर आप वैसे भी देखें, जो लोग अपनी लाइफ में काम करते हैं, इवन सक्सेसफुल बिज़नेसेस भी जितने हैं, बिज़नेसमैन 3 से 4 बिज़नेस ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत सारे लोग तो फिर अपनी आप पूरी ज़िंदगी एक ही काम करते हैं, बट हम्म वहाँ अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट होती है। दे डोंट फील द रिस्क। बट जब स्टॉक मार्केट में आते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट नहीं होती बिज़नेस के बारे में। कोई भी जो प्राइस वॉलेटिलिटी होती है ना, उससे दे गेट द सिग्नल के बिज़नेस परफॉर्मेंस इज़ इम्प्रूविंग और डिक्लाइनिंग। हालाँकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ नॉलेज पीपल डाइवर्सिफ़ाई। डाइवर्सिफ़िकेशन करनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। यू शुड फोकस मोर ऑन योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स। तो आप कितना प्रॉफिट कर लेते हैं? मैं तो उधर ही बैठा हूँ। दैट क्वेश्चन इज रोमिंग इनटू माय माइंड के ये तो मैं पूछ के ही रहूंगा। नहीं, FY 23 जो अभी जैसे खत्म हुआ था ना, जुलाई टू जून, इसमें स्टॉक मार्केट जो थी उसने ऑलमोस्ट मतलब 0% रिटर्न दिया था। मतलब जितने पे जून 2022 एंड हुआ था, उतनी पे जून 23 भी एंड हुआ था। बट अल्लाह अच्छा, का मैं शुक्र है। पहले ये बताओ तो मैक्सिमम आपने कितना किए? हाँ, नहीं, मैक्सिमम आपने कितना किए? मैं आपको लास्ट ईयर का बता रहा था कि इवन दो स्टॉक मार्केट वाज फ्लैट 0%, अराउंड 0%, हम्म, बट 11% मेरा रिटर्न बन गया था फॉर FY 23। अच्छा 11%, माशाल्लाह। जो कि फिक्स्ड इनकम से थोड़ा चलिए कम ठीक। था। उस साल में जो फिक्स्ड इनकम थी दैट वाज ऑलमोस्ट आई थिंक 15-16% एवरेज बनी थी। बट अगेन, क्योंकि इस टाइम पे इंटरेस्ट रेट हाई है, तो थोड़ा मुश्किल होता है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। बट जैसे बताया ना, स्टॉक मार्केट इज फॉरवर्ड लुकिंग। तो ऐसा नहीं होगा कि हम्म इंटरेस्ट रेट जब 8% हो जाएंगे, 10% हो जाएंगे, फिर इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट, जब तक प्राइसेस बहुत बढ़ गई हो। जिस दिन हम्म किसी एक्सपेक्टेशन भी आती है ना कि इंटरेस्ट रेट कम होने लगे, स्टॉक मार्केट जो बढ़ने लग जाती है। सो हम्म इसीलिए मैं कहता हूँ, तो प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स को फॉलो करना चाहिए। अगर कोई हम्म ऐसी जैसे नेक्स्ट 3 इयर्स अगर आप फिक्स्ड इनकम में जाते हैं ना, तो आपको 19% रिटर्न मिल जाता है। अगर आपको कोई ऐसी कंपनी मिलती है which has a potential of doubling in the next 3 years, that एक स्टॉक अगर 3 सालों में डबल हो, दैट इज 26% पर ईयर, हम्म तो फिर आपको उसमें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, भले वो सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में जाके डबल। इन द एंड, आफ्टर 3 इयर्स यू विल मेक मोर रिटर्न देन फिक्स्ड इनकम। सही। चले, होपफुली हमने बहुत ज्यादा सारे पॉइंट्स इसमें क्लियर कर दिए होंगे। इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड एट द एंड? आई वुड जस्ट लाइक टू से कि जो लोग भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत कम लोग हैं, 2,40,000 तकरीबन पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स हैं। तो अब एक स्टॉक एक्सचेंज ने एक नया टाइप ऑफ अकाउंट लॉन्च किया है, जिसमें आप अप टू 10 लाख रुपीज जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन। पहले होता था, पाकिस्तान जब से FATF की लिस्ट में आया, तो बहुत सारी वो आपसे सैलरी स्लिप मांगेंगे, ये मांगेंगे, अबू की ये मांगेंगे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, जिससे लोग भाग जाते हैं। बट अब ये अकाउंट लॉन्च हुआ है, जिसमें यू कैन इन्वेस्ट अप टू 10 लाख रुपीज, और उसके लिए सिर्फ आपको CNIC चाहिए। So people should look at the stock exchange as an investment opportunity, but invest responsibly. जिस कंपनी में भी इन्वेस्ट करें, या तो हायर अ गुड एडवाइजर जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, और वो मतलब वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हों, बिजनेसेस को समझते हों, रिस्क को समझते हों, because in the end there is a chance that you can lose your investment as well. So if you are doing it on your own, uh, अगर एक कंपनी में आप लेट से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस 1 लाख रुपए अर्न करने के लिए आपको लेट से 15 डेज लगते हैं, तो एटलीस्ट स्पेंड 2 to 3 डेज रिसर्चिंग दैट कंपनी। आपने जितना टाइम वो पैसे अर्न करने में लगाया, उसका कुछ पोर्शन कंपनी को एनालाइज करने में भी लगाएं।
Otherwise, the other option is to hire a good advisor. That is also feasible, but the fees of the advisor internationally should not be more than 1 to 2% of your portfolio. अगर आप एक एडवाइजर को ही 5-10% दे देंगे, वो अगर अच्छा रिटर्न ले भी आएगा तो वो अब फीस में ही सारा डिडक्ट हो जाएगा. सो हम्म रिमेंबर दीज टू प्रिंसिपल्स. अगर एडवाइजर हायर कर रहे हैं, दे शुड हैव अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड एंड दे शुड हैव अ फीस ऑफ 1 to 2%. और अगर आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं, you should always research the company, spend some time researching the company, और always start with the industry you are working in, क्योंकि उसमें आपकी ऑलरेडी स्किल सेट जो है वो बना होता है. आपने बस थोड़े से फाइनेंशियल नंबर्स देखने होते हैं, ऑपरेशंस आप ऑलरेडी आपको समझ आती है उनकी. एंड जब आप 4-5 कंपनीज की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ लेते हैं तो आपको समझ आता है कि इस कंपनी में प्रॉफिट किस तरह बनता है. एंड आई थिंक अगर आप इसको फॉलो करें ना, तो जो एनालिस्ट होते हैं जो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को फॉलो कर रहे होते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग उस इंडस्ट्री की उस एनालिस्ट से भी ज़्यादा हो सकती है, जो कि फुल टाइम काम करता है उसमें, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन दैट बिजनेस. उस इंडस्ट्री में जो भी डेवलपमेंट होगी आपको एनालिस्ट से भी पहले पता होगा. सो ऑलवेज हम्म इन्वेस्ट इन योर स्ट्रेंथ्स, और आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो इन्वेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करें इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज. और जब आपको लगे कि नाउ यू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री फुली एंड द कंपनी completely, only then invest in that company. हम्म that's pretty interesting. चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अब्दुल रहमान. होपफुली हमने ऑडियंस के जो क्वेश्चंस होंगे वो एड्रेस कर दिए होंगे. अगर कुछ और भी होंगे तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बता देंगे. वी वुड लव टू हैव यू on another topic या on another day inshallah. So thank you so much for your time. Thank you so much for inviting me, and I hope our investors in Pakistan learned something from today. Yeah, sure. Thank you. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.